मुझे हमेशा से ये बहुत ही अजीब लगता है कि बचपन से ही ना हमें एक ही कहानी बार बार सुनाई जाती है। कौन सी कहानी? कहानी ये कि दुनिया में जो भी इंसान असाधारण सफलता हासिल करता है वो या तो पैदाइशी जीनियस होता है या फिर उसे कुछ ऐसे विशेषाधिकार मिले होते हैं जो बाकी किसी के पास नहीं होते। बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है जैसे सफलता सिर्फ टैलेंटेड लोगों की ही जागीर है। लेकिन आज हमारे पास जो नोट्स हैं, जो आशीष अरोड़ा की किताब द 59% के एक शानदार 20 पन्नों के सारांश पर आधारित है, वे इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देते हैं। एकदम सही कह रही हैं। और आज के इस गहरे विश्लेषण का हमारा मिशन ही यही है। हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर क्यों दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाती। और ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है। किताब का शीर्षक ही द 59% है, जो इस बात का प्रतीक है कि बहुसंख्यक लोग यानी ज्यादातर लोग जीवन में सिर्फ औसत बनकर रह जाते हैं। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो ये नहीं है कि लोग फेल हो जाते हैं। तो क्या है? बल्कि ये है कि उनके औसत रह जाने का कारण टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही अहम बात है। अगर सारांश का गहराई से विश्लेषण किया जाए तो ये साफ हो जाता है कि सफलता कोई रहस्यमय चीज नहीं है। हाँ, ये असल में एक विज्ञान है। ये पूरी तरह से मानसिकता, अनुशासन और लगातार सीखते रहने की प्रक्रिया का परिणाम है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग एक दायरे में सिमट कर रह जाते हैं वे किसी किस्मत के मारे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि वे स्पष्टता और अनुशासन की कमी के शिकार हैं। लेकिन एक बात सोचिए, अगर ये इतना ही सीधा है, तो फिर हर कोई सफल क्यों नहीं हो जाता? यही तो पेच है। मतलब हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई नया साल आता है तो जिम के बाहर लोगों की लाइन लग जाती है। हाँ, वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाला बुखार। जनवरी के पहले हफ्ते में हर इंसान के अंदर गजब का जोश होता है। ऐसा लगता है कि इस बार तो फिटनेस का सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। लेकिन फरवरी आते आते वो जिम बिल्कुल खाली क्यों हो जाता है? देखिए, यही वो बिंदु है जहाँ जोश और दृढ़ता यानी एंथुसियाज्म और परसिस्टेंस के बीच का असली फर्क समझ में आता है। दिलचस्प है। शुरुआत करना बहुत आसान है। किसी मोटिवेशनल बात को सुनकर अंदर एक ऊर्जा का आना स्वाभाविक है। लेकिन सफल और औसत व्यक्ति के बीच की असली लकीर टैलेंट नहीं खींचता। तो कौन खींचता है? निरंतरता या कंसिस्टेंसी खींचती है। अच्छा। जब किसी काम को करते हुए शुरुआती जोश खत्म हो जाता है, जो कि होना ही है एक ना एक दिन। बिल्कुल। जब वो काम उबाऊ लगने लगता है और जब प्रगति बिल्कुल दिखाई नहीं देती, तब भी जो इंसान उस काम को करता रहता है वही आगे बढ़ता है। लेकिन एक सवाल यहाँ मेरे दिमाग में आ रहा है। पूछिए। क्या सिर्फ लगातार काम करने से कोई इंसान उस व्यक्ति को हरा सकता है जिसके पास जन्मजात टैलेंट हो? मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि कोई बिना किसी प्राकृतिक क्षमता के सिर्फ दीवार पर सिर मार रहा है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब ये है कि टैलेंट निश्चित रूप से एक बेहतरीन शुरुआती बढ़त दे सकता है। हाँ, वो एक हेड स्टार्ट मिल जाता है। बिल्कुल। अगर किसी के पास संगीत का या गणित का स्वाभाविक टैलेंट है तो उसे कुछ चीजें जल्दी समझ में आ सकती हैं। लेकिन नोट्स बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब टैलेंट मेहनत करना बंद कर देता है तो कड़ी मेहनत टैलेंट को भी पछाड़ देती है। वाह, ये बहुत पावरफुल लाइन है। दुनिया ऐसे टैलेंटेड लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपनी क्षमता को बर्बाद कर दिया क्योंकि उनमें निरंतरता नहीं थी। सही बात है। दृढ़ता इंसान को समय भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब टैलेंटेड इंसान बोर होकर हार मान लेता है, सफलता के लिए कड़ी मेहनत आज भी सबसे बुनियादी शर्त है। ये बात तो सही है, पर अक्सर ये देखा गया है कि लोग मेहनत करने के लिए प्रेरणा या मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है आज के दौर में। मतलब रात के 2 बजे कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर अचानक से लगता है कि बस कल सुबह से तो जिंदगी बदल देनी है। बिल्कुल, एकदम दुनिया जीत लेनी है। हाँ, सुबह उठकर जॉगिंग भी करनी है, किताब भी पढ़नी है और सारा पेंडिंग काम भी खत्म करना है। लेकिन अगली सुबह क्या होता है? अलार्म बजते ही वो सारी प्रेरणा कहीं गायब हो जाती है। इंसान स्नूज बटन दबाकर सो जाता है। तो ये प्रेरणा इतना बड़ा धोखा क्यों है? क्योंकि प्रेरणा एक भावना है, एक इमोशन है और इंसानी भावनाएं मौसम की तरह बदलती रहती हैं। सही कहा। अगर कोई इंसान सिर्फ तभी काम करेगा जब वो प्रेरित महसूस कर रहा हो तो वो साल में शायद मुश्किल से कुछ ही दिन काम कर पाएगा। और कुछ ही दिन काम करने से तो कोई महान नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं। यहीं पर अनुशासन या डिसिप्लिन की असली ताकत सामने आती है। तो अनुशासन और प्रेरणा में बुनियादी फर्क क्या है? देखिए, अनुशासन किसी भावना पर निर्भर नहीं करता। ये एक सिस्टम है, एक कमिटमेंट है, एक ढांचा है बेसिकली। हाँ, एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन। वो ढांचा है जो बुरे दिनों में इंसान को गिरने से बचाता है।
जब किसी का दिल खराब होता है, मूड ठीक नहीं होता, तब प्रेरणा उसे बिस्तर से नहीं उठा सकती। तब तो इंसान का मन करता है कि बस पड़ा रहे। बिल्कुल, तब सिर्फ उसका बनाया हुआ अनुशासन ही उसे काम करने पर मजबूर करता है। लेकिन अनुशासन बनाए रखना कोई आसान काम तो नहीं है ना? आसान तो बिल्कुल नहीं है। खासकर तब जब कोई इंसान मानसिक रूप से पूरी तरह थका हुआ हो, जिसे हम बर्नआउट कहते हैं। तब क्या ये किताब ये उम्मीद करती है कि वो मशीन की तरह बस काम करता रहे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या इस अनुशासन में कोई लचीलापन नहीं है? ये बहुत ही बारीक पॉइंट है जो आपने उठाया है। अनुशासन का मतलब मशीन बन जाना या खुद को सजा देना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है सही आदतों का निर्माण करना। और आदतों का विज्ञान बहुत ही दिलचस्प तरीके से काम करता है। कैसे? किताब में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के सिद्धांत को इंसान की आदतों पर लागू किया गया है। अच्छा, जैसे पैसों पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही आदतों पर? बिल्कुल वही गणित यहाँ भी काम करता है। अगर कोई व्यक्ति रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होता है, तो गणित के हिसाब से 1 साल के अंत में वो इंसान 37 गुना बेहतर हो चुका होता है। 37 गुना? ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, रोजाना सिर्फ 10 पन्ने पढ़ना या अपनी किसी स्किल की सिर्फ 20 मिनट प्रैक्टिस करना। 20 मिनट तो कोई भी निकाल सकता है। सही कहा। ये छोटे काम उस दिन थकाऊ नहीं लगते, भले ही इंसान बर्नआउट महसूस कर रहा हो। हाँ, ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। यानी सफलता रातों रात होने वाला कोई चमत्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह लंबी अवधि में दोहराए गए छोटे छोटे कामों का नतीजा है। एकदम सटीक तरीके से आपने इसे समराइज किया है। लेकिन इन आदतों को सही दिशा कैसे दी जाए? क्योंकि बिना किसी मंजिल के तो इंसान गोल गोल ही घूमता रहेगा ना। यहीं पर लक्ष्य निर्धारण या गोल सेटिंग की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। बिना स्पष्ट लक्ष्य के इंसान अपनी ऊर्जा निरर्थक कामों में बर्बाद करता रहता है। वो पूरा दिन व्यस्त तो रहता है। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं पूरा दिन बिजी था, लेकिन शाम को पता चलता है कि असल में कोई काम पूरा नहीं हुआ। तो फिर एक सही लक्ष्य कैसा होना चाहिए? एक सही लक्ष्य वो होता है जो स्पष्ट हो, जिसे मापा जा सके और जिसे हासिल करना मुमकिन हो। यानी मेजरेबल और अचीवेबल। बिल्कुल। जब ये पता होता है कि जाना कहाँ है, तो उस तक पहुंचने के लिए रोजमर्रा की आदतों को अलाइन करना बहुत आसान हो जाता है। दिशा का होना जरूरी है, ये बात समझ आती है। लेकिन चलिए एक बहुत ही आम और वास्तविक स्थिति की कल्पना करते हैं। ठीक है, बताइए। मान लीजिए किसी के पास एक बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य है, उसे पता है क्या करना है। लेकिन जब वो अपना लैपटॉप खोलकर काम करने बैठता है, तो अचानक उसे लगता है कि चलो पहले एक बार फोन चेक कर लेते हैं। और बस वहीं से खेल बिगड़ जाता है। बिल्कुल। फिर वो एक नोटिफिकेशन से दूसरे पर जाता है, एक टैब से दूसरा टैब खोलता है और देखते देखते 2 घंटे गायब हो जाते हैं। ये आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो ये टाल मटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन की जो बीमारी है, इसे सारांश में सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट क्यों बताया गया है? देखिए, क्योंकि टाल मटोल असल में आलस नहीं है। आलस नहीं है? नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। लोग अक्सर काम इसलिए टालते हैं क्योंकि वे अंदर से घबराए हुए महसूस करते हैं, ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं। बिल्कुल। जब कोई काम बहुत बड़ा या मुश्किल लगता है तो इंसान का दिमाग उस तनाव से बचने के लिए शॉर्ट टर्म रिलीफ ढूंढता है। अच्छा, और वो रिलीफ फोन चेक करने में मिलता है? हाँ, जो अक्सर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या कुछ और करने में मिलता है। तो फिर इस घबराहट से निपटा कैसे जाए? इस घबराहट से निपटने के लिए सारांश में एक बहुत ही कारगर और वैज्ञानिक तरकीब दी गई है, माइक्रो स्टेप्स। माइक्रो स्टेप्स मतलब काम को छोटे हिस्सों में तोड़ना। एकदम सही। अगर किसी को एक किताब लिखनी है तो किताब लिखना एक बहुत बड़ा और डरावना काम है। हाँ, ये सुनकर ही पसीना आ जाए। दिमाग इसे देखकर तुरंत ओवरवेल्म हो जाएगा। लेकिन अगर लक्ष्य सिर्फ ये हो कि मुझे लैपटॉप खोलकर एक पैराग्राफ लिखना है, तो ये बहुत आसान लगता है। बिल्कुल, ये इतना आसान है कि दिमाग इसका विरोध नहीं करता। और जब वो एक पैराग्राफ पूरा हो जाता है, तब क्या होता है? तब दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है। अरे वाह! ये छोटी सी जीत उस इंसान को अगला पैराग्राफ लिखने के लिए प्रेरित करती है। एक बार शुरुआत हो जाए तो टालम टोल की दीवार अपने आप ढह जाती है। ये डोपामिन वाली बात काफी दिलचस्प है। ये दिमाग को एक तरह से हैक करने जैसा हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एक और डर है जो इंसान को कदम बढ़ाने से रोकता है, और वो है असफलता का डर। फियर ऑफ फेलियर, ये भी बहुत आम है। हमारी समाज में फेल होने को कुछ इस तरह देखा जाता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लोग इसे जिंदगी का अंत मान लेते हैं। हाँ, अगर कोई एक परीक्षा में फेल हो गया या किसी का पहला बिजनेस डूब गया, तो उस पर एक ठप्पा लगा दिया जाता है कि ये इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये समाज की एक बहुत बड़ी और गलत धारणा है। सारांश में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि सफल लोग असफलता को एक
अलग ही लेंस से देखते हैं। किस तरह के लेंस से? वे इसे एक मूल्यवान फीडबैक के रूप में लेते हैं। वैल्यूएबल फीडबैक मतलब एक तरह से डेटा की तरह। बिल्कुल। जब कोई योजना काम नहीं करती तो एक औसत मानसिकता वाला इंसान हार मान लेता है और अपनी किस्मत को दोष देता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। हाँ, लेकिन एक सफल इंसान उस गलती का विश्लेषण करता है। वो ये देखता है कि सिस्टम में कहाँ गड़बड़ हुई और उस डेटा का इस्तेमाल अगली बार ज्यादा समझदार बनने के लिए करता है। इसे ही तो ग्रोथ माइंडसेट या आगे बढ़ने वाली सोच कहा जाता है ना। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। ये मानना कि इंसान की क्षमता पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि उसे कोशिशों से बढ़ाया जा सकता है। यही ग्रोथ माइंडसेट का कोर है। इसका मतलब यह है कि चुनौतियों को खतरे के रूप में नहीं, बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखा जाए। जिंदगी में मुश्किलें और झटके आना तो तय है। दुनिया का कोई भी टैलेंट इंसान को बुरी परिस्थितियों से नहीं बचा सकता। तो फिर बचाता कौन है? जो लोग लचीले होते हैं, जिनमें रेजिलियंस होता है, वे एक स्प्रिंग की तरह काम करते हैं। स्प्रिंग की तरह? हाँ, वे दबाव में दब तो सकते हैं, लेकिन जैसे ही दबाव हटता है वे वापस अपनी जगह पर पूरी ताकत के साथ उछल आते हैं। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और ये रेजिलियंस या लचीलापन कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार से खरीदी जा सके। बिल्कुल नहीं। ये सीखने की निरंतर प्रक्रिया से पैदा होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्कूल या कॉलेज की डिग्री मिल गई तो पढ़ाई पूरी हो गई। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसके बाद उन्हें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, ऐसा वे मान लेते हैं। और यहीं ठीक इसी बिंदु पर 59% लोग पीछे रह जाते हैं। शिक्षा को केवल औपचारिक स्कूली पढ़ाई तक सीमित मानना एक बहुत बड़ी भूल है। तो फिर सही नजरिया क्या है? लंबी अवधि की सफलता के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी लगातार सीखते रहना अनिवार्य है। खासकर आज के समय में। बिल्कुल। आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तकनीक इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि जो जानकारी कल तक बहुत जरूरी थी वो आज पुरानी हो चुकी है। आउटडेटेड हो जाती हैं चीजें। हाँ, इसलिए किताबें पढ़ना, नए कोर्सेज करना, दूसरों के अनुभवों से सीखना, ये एक ऐसी आदत है जो कभी नहीं रुकनी चाहिए। पर सीखने की इस प्रक्रिया में आसपास के माहौल का भी तो बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत बड़ा हाथ होता है। माहौल तो इंसान को बनाए या बिगाड़ सकता है। मान लीजिए कोई इंसान लगातार किताबें पढ़ रहा है, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो ऐसे लोगों के बीच फंसा हुआ है जो हर वक्त सिर्फ शिकायत करते हैं, जो हर नई चीज का मजाक उड़ाते हैं। टॉक्सिक माहौल जिसे कहते हैं। हाँ, तो क्या कोई अकेला इंसान ऐसे माहौल से लड़कर अपनी मानसिकता को बचा सकता है? देखिए, ये एक बहुत ही व्यवहारिक और गहरी समस्या है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कोई भी इंसान उन 5 लोगों का औसत होता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा समय बिताता है। मैंने भी सुनी है ये बात। हमारे आसपास के लोग हमारी मानसिकता को बहुत गहराई से आकार देते हैं। अगर माहौल नकारात्मक है तो वो मानसिकता एक वायरस की तरह धीरे धीरे अंदर आ ही जाती है। तो इसका समाधान क्या है? इंसान के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपना माहौल खुद चुने। खुद चुने? हाँ, सकारात्मक, महत्वाकांक्षी और आगे बढ़ने वाले लोगों के बीच रहने से रचनात्मकता और विकास को अपने आप बढ़ावा मिलता है। लेकिन अगर कोई ऐसे माहौल में हो जिसे वो तुरंत नहीं बदल सकता, तब क्या किया जाए? ये भी एक वास्तविक स्थिति है। क्योंकि परिस्थितियां तो हमेशा इंसान के कंट्रोल में नहीं होती ना। लोग अक्सर कहते हैं कि अर्थव्यवस्था खराब है, मेरे पास समय नहीं है, या मुझे सही अवसर नहीं मिले। यहीं पर जिम्मेदारी या एक्सट्रीम ओनरशिप का सिद्धांत लागू होता है। एक्सट्रीम ओनरशिप? हाँ, परिस्थितियों को दोष देना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन सफल लोग दूसरों को या हालात को दोष नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि जब इंसान किसी और को दोष देता है तो वो अपनी शक्ति, अपना कंट्रोल उस दूसरे इंसान या परिस्थिति को सौंप देता है। ये तो बहुत ही गहरी बात कह दी आपने। सारांश ये स्पष्ट करता है कि सफल लोग सिर्फ उसी चीज पर फोकस करते हैं जिसे वे नियंत्रित कर सकते हैं। उनके अपने कार्य, उनकी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। मतलब अगर गलती किसी और की भी हो तब भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। बिल्कुल, आपको अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील खुद पकड़ना होगा। और शायद इसी से सच्चा आत्मविश्वास भी पैदा होता है। एकदम सही। अक्सर देखा जाता है कि लोग कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मोटिवेशनल सेमिनार्स में जाते हैं, लेकिन आत्मविश्वास असल में अंदर से कैसे आता है? देखिए, आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है। ये इंसान के अपने आप से किए गए वादों का नतीजा है। खुद से किए गए वादे? हाँ, जब कोई व्यक्ति खुद से कहता है कि वो आज ये काम करेगा और फिर वो वास्तव में उस काम को पूरा करता है तो उसका खुद पर भरोसा बढ़ता है। कि मैंने कहा था और मैंने कर दिखाया। बिल्कुल। जब ये चक्र रोजाना दोहराया जाता है, छोटे छोटे दैनिक लक्ष्यों को हासिल किया जाता है,
तो आत्मविश्वास की एक मजबूत नींव तैयार हो जाती है। फिर इंसान को ये यकीन हो जाता है कि वो जो ठानता है वो कर सकता है। हाँ, और यही असली आत्मविश्वास है। ये सब कुछ आपस में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जिम्मेदारी लेना, लगातार सीखना, अनुशासन और आदतें। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। लेकिन आज की इस आधुनिक दुनिया में ये सब लागू करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा लगता है कि हर तरफ बस ध्यान भटकाने वाली चीजें मौजूद हैं। डिस्ट्रैक्शंस का तो जैसे एक समंदर है आज के दौर में। टाइम मैनेजमेंट आज एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आधुनिक दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था ही लोगों का ध्यान खींचने पर बनी है, जिसे अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं। हाँ, स्मार्टफोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन बजता है और मिनटों में ध्यान हमारे असली काम से हटकर कहीं और चला जाता है। और फिर घंटों बर्बाद हो जाते हैं। और इस भटकाव के दौर में फोकस और स्पष्टता ही सबसे बड़े हथियार हैं। अगर इंसान के पास एक स्पष्ट विजन नहीं है तो वो आसानी से उन चीजों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देगा जिनका कोई खास महत्व नहीं होता। ये बिल्कुल सच है, और ये हमें दूरदर्शी सोच या लॉन्ग टर्म थिंकिंग की ओर ले जाता है। इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से तुरंत मिलने वाले मजे या शॉर्ट टर्म प्लेजर्स की ओर आकर्षित होता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाँ, सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करना या जंक फूड खाना तुरंत एक खुशी देता है। लेकिन इसका नुकसान बहुत बड़ा है। बिल्कुल, ये चीजें अक्सर लोगों को उनके बड़े और दूरगामी लक्ष्यों से भटका देती हैं। एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए तुरंत मिलने वाली खुशी का त्याग करना पड़ता है। और यही त्याग स्थायी सफलता के लिए धैर्य और रणनीतिक सोच की बुनियाद है। रणनीतिक सोच। हाँ, अक्सर लोग तीव्रता के पीछे भागते हैं, जैसे किसी दिन मोटिवेट होकर लगातार 15 घंटे काम कर लेना और फिर अगले 4 दिन बिस्तर से ही न उठना। बिल्कुल यही होता है। लेकिन सारांश हमें बार बार ये याद दिलाता है कि तीव्रता से ज्यादा निरंतरता मायने रखती है। कंसिस्टेंसीज की। एकदम। हर दिन छोटे छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदम समय के साथ एक बहुत बड़ी और टिकाऊ सफलता का निर्माण करते हैं। के इस सारांश का मूल संदेश बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। और वो संदेश क्या है? ये बताता है कि सही आदतें, एक आगे बढ़ने वाली ग्रोथ माइंडसेट और ऐसा अनुशासन जो भावनाओं पर निर्भर ना हो, इन्हें अपनाकर कोई भी इंसान सफलता के शिखर तक पहुंच सकता है। बिल्कुल पहुंच सकता है। कोई भी पैदाइशी रूप से औसत रहने के लिए मजबूर नहीं है। ये सबसे बड़ी टेक अवे है इस किताब की। लगातार आत्मसुधार और छोटी छोटी आदतों के जरिए उन सीमाओं को आसानी से तोड़ा जा सकता है जो उस 59% आबादी को रोक कर रखती हैं। और ये जानकारी किसी भी ऐसे इंसान के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। सही कहा। क्योंकि ये साबित करती है कि असाधारण बनने का रास्ता पूरी तरह से इंसान के अपने हाथ में है। निश्चित रूप से यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सफलता कोई दूर का सपना या किसी लॉटरी का टिकट नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा के उन छोटे छोटे विकल्पों पर निर्भर करती है जो हम हर सुबह उठकर चुनते हैं। हम सुबह उठकर क्या पढ़ते हैं, हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम अपनी असफलताओं को कैसे प्रोसेस करते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या, हम अपने समय को कैसे खर्च करते हैं। यही छोटे छोटे विकल्प मिलकर हमारा पूरा भविष्य तय करते हैं। ये वाकई में बहुत ही गहरी और व्यवहारिक बात है। और अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार आ रहा है जो इस पूरी चर्चा को एक बिल्कुल ही अलग और दिलचस्प नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। अच्छा, वो क्या विचार है? हमने इस पूरी बातचीत में इस बात पर जोर दिया कि छोटी छोटी आदतों को लंबे समय तक लगातार दोहराने से बड़ी सफलता मिलती है। हाँ, हमने कहा कि निरंतरता या कंसिस्टेंसी ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। बिल्कुल। लेकिन जरा इस बारे में सोचा जाए तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि जो 59% लोग जिंदगी भर औसत रह जाते हैं वे भी असल में पूरी तरह से निरंतर या कंसिस्टेंट हो? है ना? बस फर्क शायद सिर्फ इतना सा है कि वे लोग अनजाने में उन छोटी छोटी बुरी आदतों, उस टाल मटोल करने के रवैये और हर बात पर बहाने बनाने की कला को पूरी निरंतरता के साथ दोहरा रहे हों। मतलब वे हर दिन बिना चूके अपना समय बर्बाद करने में कंसिस्टेंट हो। बिल्कुल। क्या ये संभव नहीं है कि बहुसंख्यक लोग जो जीवन में कुछ खास नहीं कर पाते, वे जाने अनजाने में औसत बने रहने की कला का बहुत ही बेहतरीन ढंग से अभ्यास कर रहे हों? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। इसी विचार के साथ आज का ये गहरा विश्लेषण यही समाप्त होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपनी रोजमर्रा की आदतों को एक नए चश्मे से देखने पर मजबूर कर सकता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।